हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर एस कोठारी पर हार्दिक स्वागत। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आगे का टॉपिक जैव भौगोलिक एवं वन्यजीव संरक्षण लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो जैव विविधता का ही भाग 2 है। और इस टॉपिक में हम जो हमारा सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीव विज्ञान का, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, किसी जाति या टेक्सा का एक सीमित क्षेत्र में मिलना क्या कहलाता है? तो किसी जाति या टेक्सा का एक सीमित क्षेत्र में मिलना एंडेमिज्म कहा जाएगा। बिल्कुल आप याद रखेंगे, एंडेमिज्म हम कहेंगे। एंडेमिक जातियाँ विशेष क्षेत्रीय जातियाँ होती है जो एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। तो बिल्कुल आप एंडेमिज्म यहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, कौन से महाद्वीप विशेष क्षेत्रीय जातियों में समृद्ध होते हैं? यानी उन महाद्वीप का नाम आपको बताना है जो एंडेमिक जातियों में समृद्ध होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। महासागरीय महाद्वीप जो होते हैं, ओशियानिक कंटिनेंट्स, वो एंडेमिक जातियों में समृद्ध पाए जाते हैं। ऐसी जाति जिसका भूतकाल में बहुतायत भौगोलिक वितरण रहा, लेकिन वर्तमान में एक छोटे से क्षेत्र में सीमित हो जाती है, इस घटना को आप क्या कहेंगे? यानी पास्ट में वो फैली हुई थी और प्रेजेंट में वो जाति एक छोटे से क्षेत्र में सीमित हो गई, एंडेमिक हो गई, तो ये प्रतिगामी एंडेमिज्म कहा जाएगा। प्रतिगामी एंडेमिज्म को हम इंग्लिश में रेट्रोग्रेसिव एंडेमिज्म और पैलियो एंडेमिक और रेलिक्स और इपीबायोटिक और कॉन्ट्रैक्टिंग एंडेमिज्म के नाम से भी जानते हैं। ऐसी जातियों को क्या कहेंगे जिनका उद्भव नए रूप से हुआ है व उनका वितरण सीमित है? बिल्कुल, इन जातियों को हम नियो एंडेमिक जातियाँ कहेंगे। ऐसी जातियाँ जो वर्तमान में एंडेमिक है लेकिन भविष्य में फैल सकती है, उनका एक्सपेंशन हो सकता है, उनको हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल उन्हें हम अग्रगामी एंडेमिक और एक्सपेंडिंग दोनों प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, एज एंड एरिया परिकल्पना एंडेमिक वितरण के लिए किसने दी थी? तो बिल्कुल इसे देने वाले विलिस थे, एज एंड एरिया परिकल्पना। और इस परिकल्पना के अनुसार ऐसी स्पीसीज जो काफ़ी समय पहले विकसित हुई थी वो वितरण का एक बड़ा क्षेत्रफल रखती है, जबकि ऐसे स्पीसीज जो अभी अभी विकसित हुई है वह वितरण का छोटा क्षेत्रफल रखती है। यानी नई जाति जो बनी है उसका वितरण सीमित है और जो पुरानी जाति है उसका वितरण बहुत ज़्यादा है। तो एज एंड एरिया हाइपोथेसिस एंडेमिक वितरण के लिए विलिस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। भारत में द्विबीजपत्री पादपों की एंडेमिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो भारत में द्विबीजपत्री पादपों की एंडेमिक प्रजातियां पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। उभयचरों की सर्वाधिक विशेष क्षेत्रीय एंडेमिक जातियां भारत में कहाँ मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी घाट जो भारत का हॉट स्पॉट है, वहाँ पर उभयचरों की सर्वाधिक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रजाति समृद्धता उच्च स्तर की होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन क्षेत्रों को तप्त स्थल या हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। विश्व के सभी हॉटस्पॉट्स कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग निरूपित करते हैं? तो 1.4% भाग निरूपित करेंगे या बनाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है, आप डायरेक्ट इन्हें याद करेंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ तेजी से पर्यावसों की हानि हो रही है कहे जाएंगे, यानी हैबिटेट्स लॉस भी हो रहा है तेजी से, तो ऐसे स्थलों को हम तप स्थल कहेंगे, क्योंकि तप स्थल की ही ये विशेषता है कि वहाँ पर पर्यावासों की हानि भी होती है। निम्न में से भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट्स हैं पश्चिमी घाट व श्रीलंका, यस भारत का हॉटस्पॉट है। इंडो बर्मा है, हिमालय है, यानी सभी ये भारत के हॉटस्पॉट हैं। मुख्य रूप से 3 हॉटस्पॉट भारत में पाए जाते हैं और पूरे संसार में 34 हैं। हॉटस्पॉट्स तप स्थल को चिन्हित करने की कसौटी क्या है? स्थानीय की एंडेमिक प्रजाति की संख्या, संकट का स्तर, डिग्री ऑफ थ्रेट, कुल प्रजाति समृद्धता और सभी। यस, आंसर हो जाएगा आपका सभी। ये सभी कसौटियाँ हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने के लिए उपयुक्त हैं। पादपों जंतुओं के उद्भव, पर्यावरणीय संबंध व भौगोलिक वितरण का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इसे हम जैव भूगोल कहेंगे, बायोजियोग्राफी कहेंगे।
भारत में कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की गई है? 10। तो ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, भारतीय डेजर्ट जोन, सेमी एरिड रीजन, वेस्टर्न घाट्स, दक्कन प्लेट्यू, गैंजेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, कोस्टल रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड। ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र इंडिया में पहचाने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की आगे हम बात करते हैं। कौन सा बायोजियोग्राफिकल जोन आवासों व जातियों में रिचेस्ट जोन प्रदर्शित करता है? तो वो बायोजियोग्राफिकल जोन आपका हिमालयन जोन हो जाएगा, जो कि आवासों और जातियों में रिचेस्ट जोन के नाम से जाना जाएगा। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो दक्कन प्लेट्यू भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैव भौगोलिक क्षेत्र है और ये 42% एरिया बनाता है। विश्व विरासत स्थल जो भारत में है वो है, बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सभी। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में, काजीरंगा आसाम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, केवलादेव राजस्थान में और मानस आसाम में। ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। सभी को आपको याद करना है। टैक्सोल औषधि जो कि कैंसर रोधी औषधि है, कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो इसे टेक्सास बकाटा स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मी बेकोपा मोनेरी प्रजाति से प्राप्त होती है जो कि स्मृतिवर्धक है। विनक्रिस्टिन जो है, विंका रोजिया जो सदाबहार का पादप है, वहाँ उससे प्राप्त होती है। ये एंटी कैंसर ड्रग है। आर्टिमिसिन आर्टिमिसिया प्रजाति से प्राप्त होती है और एंटी मलेरियन ड्रग के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में उपस्थित है। इनमें से कितने विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र के भाग हैं? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, 8 बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र के भाग हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1986 में। भारत में 1986 में बना पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन कब प्रतिपादित हुआ? 1971 आप याद रखेंगे। यूनेस्को का जो MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत इसे 1971 में प्रतिपादित किया गया। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का वह क्षेत्र जहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय दखल की अनुमति नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कोर जोन कहेंगे। यहाँ पर डायग्रामेटिक एक बायोस्फीयर रिजर्व का डायग्राम यहाँ पर बताया गया है। जो आपका ट्रांजिशन क्षेत्र होता है वो सबसे बाहर वाला क्षेत्र है और वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ सशर्त की जा सकती है। कोर जोन सबसे अंदर वाला जोन है जहाँ पर मानवीय दखल की अनुमति नहीं होती है। बफर जोन फिर कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच वाला जोन है जहाँ पर सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट आपका ट्रांजिशन रीजन में पाया जाता है। तो बिल्कुल आप ये सारे जोन्स याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना व नियंत्रण किसके अधीन होता है? तो राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना व नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होता है। राष्ट्रीय पार्कों का रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे। भारत में नेशनल पार्क IUCN की कौन सी श्रेणी में संरक्षित क्षेत्र है? तो द्वितीय श्रेणी में। वन्य जीव अभ्यारण्य IUCN की कौन सी श्रेणी में संरक्षित है? तो चतुर्थ श्रेणी में। बिल्कुल आप दोनों श्रेणियाँ याद रखेंगे। राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क वह प्रतिबंधित क्षेत्र है जो वन्य जीवों के संरक्षण व सुधार के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा यहाँ वानिकी, पशुचारण और कृषि कार्यों की अनुमति नहीं होती है। बिल्कुल भी यहाँ पर ह्यूमन हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमित मात्रा में लकड़ी काटने, वन उत्पाद एकत्रित करने, पशुचारण, पशुओं को चराने और अन्य छोटी मोटी मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। इनकी स्थापना व नियंत्रण राज्य सरकारों के अधीन होता है, यानी अभ्यारण्यों की। जबकि नेशनल पार्क की स्थापना केंद्र सरकार करती है। यहाँ संरक्षण किसी प्रजाति विशेष के परिप्रेक्ष्य में होता है, जैसे चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें घड़ियालों को संरक्षित किया गया है। बिल्कुल आप अच्छे से समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। सेक्रेड ग्रूव या पवित्र उपवन क्या है? तो सेक्रेड ग्रूव या पवित्र उपवन की हम बात करें, ये इन सिटू स्वस्थाने यथावत संरक्षण के भाग है। ये वनों में ऐसे स्थान है जहाँ मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहती है तथा पेड़ पौधे जीव जंतु पूर्ण रूप से संरक्षित रहते हैं। भारत में ऐसी पवित्र गुफाएं और उपवन मेघालय की खासी व जैंतिया पहाड़ियों पर, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला पर, पश्चिमी घाट, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पड़ने वाले कुछ क्षेत्र तथा सरगुजा मध्य प्रदेश, लेकिन अब छत्तीसगढ़
के चंदा व बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी ये सेक्रेड ग्रो और पवित्र उपवन यहाँ इंडिया में मिलते हैं। तो आप सारे एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रायो बैंक में तापमान कितना होता है? तो क्रायो बैंक में द्रव नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और उनका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें परागकण भ्रूण ऊतकों का संग्रहण किया जाता है। द अर्थ समिट 1992 कहाँ हुई? जो अर्थ समिट है, जैव विविधता का सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। जैव विविधता पर 2002 में वैश्विक सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। रियो +20 अर्थ समिट 2012 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुई थी। यानी रियो 20 और अर्थ समिट 2012 वापस ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुई। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 3 जैव विविधता पर सम्मेलन दिखाए गए हैं। 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था और 2012 में वापस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 को हुआ। भारत सरकार ने ETF एलिफेंट टास्क फोर्स कब शुरू किया? तो भारत सरकार ने ETF 2010 में शुरू किया, बिल्कुल आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट हंगुल क्या है? तो प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी हिरण की संरक्षण परियोजना है। हंगुल एक कश्मीरी स्टेग है जो कि डाचीग्राम नेशनल पार्क में मिलता है। डाचीग्राम नेशनल पार्क आपका कश्मीरी नेशनल पार्क है। भारत में एशियाटिक लायन गिर गुजरात के फेमस हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आपको याद करने हैं। विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉप 40 प्रश्न मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं। आप लोग इन्हें कॉपी में उतार लीजिए और रिवाइज कीजिए बार बार। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना बेसिक्स आप अपने अच्छे करेंगे, आपका सिलेक्शन उतना ही टॉप रैंक के साथ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द बायोडायवर्सिटी से भाग 3 लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।